सबसे पहले हम क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के अंधभक्तों को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में औरंगजेब के इतने फैन क्लब्स क्यों बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था और उसने तो कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। और जो लोग ये दावा करते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी, वो लोग भी झूठ बोल रहे हैं। इस बयान के लिए अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनकी विधानसभा की सदस्यता को भी रद्द करने की मांग की है। और इस विवाद के बाद अबू आजमी ने भी अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली है। इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे देश में एक फैन क्लब है औरंगजेब का, जो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि औरंगजेब को अकबर की तरह द ग्रेट करके, ग्रेट बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाए। और इसीलिए हाल ही में हमने देखा कि औरंगजेब के चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उससे आपको यह भी पता चलेगा कि हमारे देश की जनता और हमारे देश का जो मूड है वो औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों के प्रति क्या है। हालांकि सबके बीच कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने भी यह बयान दिया है कि औरंगजेब महान था और औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में शीर्ष पर थी। यानी औरंगजेब ने बड़ी शानदार सरकार चलाई। औरंगजेब एक बड़ा सफल राजा था, प्रशासक था और औरंगजेब के काल में भारत ने बड़ी तरक्की की है। अब लोगों को यह भी बताया जा रहा है। औरंगजेब को लेकर यह सारा विवाद उस फिल्म से शुरू हुआ है जो 14 फरवरी को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम है छावा। आपने इस फिल्म के बारे में सुन लिया होगा, देख भी ली होगी, नहीं देखिए तो इसका ट्रेलर आपने देखा होगा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक कैसे भयानक यातनाएं देने के बाद उनकी बहुत ही क्रूरता से हत्या की थी और उनकी पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया था। इस फिल्म को देखकर भारत के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें इस इतिहास के बारे में स्कूल और कॉलेजों में क्यों नहीं पढ़ाया गया और वो अब तक भारत के सही इतिहास से अनजान क्यों थे। आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर जहां लोग इस फिल्म को देखकर बाहर निकल रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं और वो कहते हैं कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था, ये कहानी हम जानते ही नहीं थे, हमें किसी ने बताया नहीं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं। अब देखिए, चाहे कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स हो, केरल में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी हो या फिर औरंगजेब की क्रूरता पर बनी फिल्म छावा हो, इन सारी फिल्मों ने भारत के लोगों को एक प्रकार से जगाने का काम किया है। भारत के बहुत सारे लोग पहले ये मानते ही नहीं थे कि औरंगजेब क्रूर था या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर कितना अत्याचार हुआ और कैसे क्रूरता से उनकी हत्याएं हुई, या केरल में गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कैसे खुलेआम हो रहा था। ये सारी बातें ना तो लोगों तक पहुंच रही थी, ना किसी स्कूल कॉलेज के इतिहास में पढ़ाई जा रही थी और लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता ही नहीं था। जब इन सारे मुद्दों पर ये फिल्में बनी तब इस पर लोग जागरूक हुए और इन फिल्मों की सफलता जो मिली इन फिल्मों को, उससे यह पता चलता है कि भारत के लोग अब अपने सही इतिहास को जानना चाहते हैं। उनके अंदर अपने इतिहास को जानने की एक भूख है और जब यह इतिहास स्कूल में नहीं बताया जा रहा, कॉलेज में नहीं बताया जा रहा, मीडिया में भी नहीं बताया जा रहा, तो लोग फिर ऐसी फिल्मों को जाकर देखते हैं। यह वो इतिहास है जो स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया गया, उसे जानने के लिए लोग अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं और सिनेमा हॉल में जाकर इन फिल्मों को देख रहे हैं। वरना हमने जो आपको ये 3 फिल्में बताई हैं, इन तीनों फिल्मों की जो सफलता है हमारे देश में वो क्या कहती है। आज छावा फिल्म 3 हफ्तों में अकेले भारत में 472 करोड़ रुपए कमा चुकी है और आप कह सकते हैं कि इस देश के लोगों ने भारत का सही इतिहास जानने के लिए अपनी जेब से टिकटों के रूप में ये 472 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन दुख की बात यह है कि अब भी हमारे देश के कुछ लोग औरंगजेब की अंधभक्ति में डूबे हुए हैं और औरंगजेब को महान बता रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था,
उन्होंने उस सिपाही सलार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहां पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। संभाजी के साथ क्या किया होता है? सदगुरु संभाजी के अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। इतिहास पढ़िए ना, गजेटियर उठाइए बनारस का, देखिए उन्होंने बनवाए कि नहीं बनवाए। तो जो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। आप एक फिल्म मिला करके कि जो इतिहास को उल्टा सीधा बताने का काम कर रहे हैं, ये मत करिए। अधूरा ज्ञान नुकसान देता है, सही ज्ञान दीजिए लोगों को। आप भी मानते हैं कि औरंगजेब आतताई नहीं था क्या? आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहाँ थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना। म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आझमी याला नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनंती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। तो आपने यहां देख लिया कि हमारे देश का मूड क्या है। हमारे देश में बहुत सारे नेताओं को ऐसा लगता है कि औरंगजेब की तारीफ करने से देश में रहने वाले मुसलमान खुश हो जाएंगे। औरंगजेब की तारीफ करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक पक्का हो जाएगा, और इस वोट बैंक के लिए लगातार आपने देखा होगा कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों की कुछ नेता तारीफ करते रहते हैं, कुछ पार्टियां तारीफ करती रहती हैं, और ये वोट बैंक का खेल है। अकबर द ग्रेट के बारे में तो हम स्कूलों में पढ़ते ही आ रहे हैं, और अब आज की जो पीढ़ी है उनमें से बहुत सारे लोगों ने अकबर द ग्रेट को मान लिया है। उन्होंने मान लिया है कि अकबर बादशाह ग्रेट थे, महान थे। अब इसे लेकर कोई विवाद भी नहीं होता। हो सकता है जिस तरीके से बातें चल रही हैं, कुछ वर्षों के बाद औरंगजेब के साथ भी द ग्रेट लग जाए और लोग, उस समय की पीढ़ी कुछ दशकों के बाद ये मान ले कि औरंगजेब भी एक महान शासक था, और उस जमाने के छोटे स्कूली बच्चे औरंगजेब को औरंग अंकल भी कहने लगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक औरंगजेब के 49 वर्षों के कार्यकाल में 46 लाख और हर साल लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, और इनमें भी ज्यादातर हिंदू थे। तो आप सोच लीजिए कि औरंगजेब जब यहां के बादशाह थे तब लगभग 1 लाख लोगों की हर साल उसने हत्या करवाई है। भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है जो ये बताती हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक था, और वो हिंदुओं से तो नफरत किया करता था। वर्ष 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया था, जो सिर्फ हिंदू दिया करते थे, और मुसलमानों को इस टैक्स से पूरी तरह से छूट मिली हुई थी। अब जरा आप खुद सोचिए, एक मुगल शासक है जो हिंदुओं पर टैक्स लगाता है और मुसलमानों पर नहीं लगाता, हिंदुओं की हत्या करवाता है, मंदिरों को नष्ट करवाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जजिया टैक्स के विरोध में औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूट लूट कर भरना चाहता है। ये छत्रपति शिवाजी के शब्द हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इस पत्र में औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध किया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहिएगा कि आजादी के लगभग 75 वर्ष तक छत्रपति शिवाजी महाराज के अपने क्षेत्र महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद था, जो औरंगजेब के नाम पर ही पड़ा था। सोचिए, वही राज्य जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा होती है, उसी राज्य में औरंगजेब के नाम पर
एक पूरा की पूरा शहर है जिसे आप औरंगाबाद कहते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे और उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में छत्रपति संभाजी महाराज से औरंगजेब को लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने जीवित रहते हुए वो सब कुछ किया जो मुगल साम्राज्य और औरंगजेब के अत्याचार को रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद यह लड़ाई उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को अकेले ही लड़नी होगी और यह रास्ता उनके लिए बहुत कठिन होगा। फिर उन्होंने यह भी कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब से सावधान रहना होगा और बाद में हुआ भी यही। औरंगजेब ने छल और धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाया, उन पर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए बहुत दबाव डाला और उन्हें 40 दिनों तक कैद में रखकर भयंकर यातनाएं दी। कैसी यातनाएं? गर्म लोहे से उनकी आंखों को बाहर निकाल लिया, गर्म चिमटों से उनके शरीर की खाल को उधेड़ दिया, उनके नाखूनों को उखाड़ दिया गया, धीरे धीरे उनके हाथों और पैरों को काटा गया। उनका अपमान करने के लिए उन्हें जंजीरों में बांधकर खुलेआम उनका जुलूस निकाला गया और उन्हें यह कहा कि अगर छत्रपति संभाजी महाराज इस्लाम धर्म को अपना लेंगे तो औरंगजेब उनकी जान बख्श देगा। और छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन औरंगजेब के सामने कभी झुकेंगे नहीं। और इसी के बाद औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवा दी थी। जिस समय औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाई तब वो 71 साल का था, जबकि संभाजी महाराज सिर्फ 31 वर्ष के थे और उनका पराक्रम ऐसा था कि औरंगजेब उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने से और बोलने से भी डर लगता था उसको। औरंगजेब 71 साल का था, संभाजी महाराज 31 साल के थे, लेकिन औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कह भी सके। औरंगजेब को उनसे डर लगता था। लेकिन औरंगजेब के अंधभक्त दावा करते हैं कि उसने कई हिंदू मंदिरों का भी निर्माण करवाया और वो तो बड़ा महान था, बड़ा अच्छा उदार व्यक्ति था। और जिन मंदिरों को उसने बनवाया उनमें दिल्ली के चांदनी चौक का एक गौरी शंकर मंदिर भी शामिल है। कुछ इतिहासकार ऐसा दावा करते हैं कि इस मंदिर का निर्माण औरंगजेब के दरबारी अप्पा गंगाधर ने करवाया था और इस मंदिर के निर्माण के लिए औरंगजेब ने खुद अपने पैसे दिए थे, अपना धन लगाया था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इन तथ्यों को गलत भी बताते हैं और कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में औरंगजेब की कोई भूमिका नहीं थी और यह मंदिर वर्ष 1761 में बना था, जबकि औरंगजेब की मृत्यु तो वर्ष 1707 में यानी 54 साल पहले ही हो गई थी। औरंगजेब के मरने के 54 साल के बाद यह मंदिर बना है। सच्चाई यह है कि वर्ष 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 वर्षों तक राज किया और इस दौरान उसके आदेश पर न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया। इनमें मथुरा का केशव राय मंदिर भी था, जिसे वर्ष 1617 में, माफ कीजिएगा 1670 में तोड़ने का आदेश दिया गया। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ने का आदेश दिया, पहली बार 1659 में और दूसरी बार 1706 में। इसके अलावा एक बार जब औरंगजेब चित्तौड़ पहुंचा तो उसने वहां कई मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करते हुए देखा, जिसके बाद उसने चित्तौड़ के 63 मंदिरों को भी नष्ट करा दिया। औरंगजेब के ही आदेश पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा किया गया था, यह आप कैसे भूल सकते हैं। औरंगजेब के सैनिक जब कश्मीरी पंडितों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे तब गुरु तेग बहादुर ने इन कश्मीरी पंडितों की मदद की थी, इनकी रक्षा की थी और इस बात से उस समय औरंगजेब इतना क्रोधित हुआ कि उसने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और फिर उनका शीश धड़ से अलग करवा दिया। गुरु तेग बहादुर को जिस जगह मौत की सजा दी गई, दिल्ली में आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है। लेकिन इस गुरुद्वारे से कुछ ही दूरी पर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई लटियंस दिल्ली में औरंगजेब रोड नाम की सड़क भी एक जमाने में हुआ करती थी, कुछ समय पहले तक, जिसका नाम बदलकर अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड हो गया है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्ष 1707 से 1710 के बीच एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मासेरे आलमगिरी
और इस पुस्तक में लिखा है कि औरंगजेब ने जोधपुर में तोड़ी गई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के मलबे को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करवा दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि जब मुसलमान दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं, तब हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो उनके पैरों में, उनके कदम सबसे पहले उन सीढ़ियों पर पड़ें जिनके नीचे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मंदिरों का मलबा है। और ये बात एक 314 वर्ष पुरानी पुस्तक में लिखी है। औरंगजेब के अंधभक्त ये भी कहते हैं कि अगर वो हिंदू विरोधी था तो उसकी सेना और दरबार में 33 हिंदू मनसबदार क्यों थे, और इनमें कौन कौन लोग थे? इनमें राजा जयसिंह, राजा जसवंत सिंह, राजा राम सिंह, राजा बिशन सिंह, राजा अनिरुद्ध सिंह और राजा इंद्र सिंह का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये सारे राजा उनके दरबार में थे, उनकी सेना में थे, उनके साथ थे, और ये सारे हिंदू राजा हैं। तो इसका कारण यह नहीं था कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत नहीं करता था और उसे हिंदुओं से बड़ा प्रेम था। इसका कारण यह था कि भारत में धार्मिक विविधता बहुत ज्यादा थी और औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन हिंदू राजाओं के साथ समझौते कर लिए थे और समझौते करके इन्हें अपना मनसबदार बना लिया था, यानी अपना एजेंट बना लिया था, अपनी टीम में इन्हें शामिल कर लिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो हिंदुओं से नफरत नहीं करता था, उसे हिंदुओं से बड़ा प्रेम था। गद्दार हर जगह होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं और मुसलमानों में भी होते हैं। इसी तरह से छत्रपति संभाजी महाराज की सेना में भी कई सेनापति और मनसबदार मुस्लिम थे, जिनमें सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, रुस्तम जमान, काजी हैदर वगैरह का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उस समय लड़ाई धर्म की ही थी, लेकिन इस लड़ाई में दोनों धर्मों के कुछ राजा और सेनापति औरंगजेब और मराठा साम्राज्य के समर्थन में भी बट गए थे और उन पर गद्दारी के आरोप लगे थे। और जैसा हमने आपको कहा, गद्दार तो हर जगह थे, गद्दार हिंदुओं में भी थे और गद्दार मुसलमानों में भी थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत नहीं करता था, हिंदुओं से प्यार करता था। इसके अलावा यह दावा भी भ्रामक है कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा थी। सच यह है कि औरंगजेब के जन्म से 1600 वर्ष पहले, यानी पहली शताब्दी में वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 33% थी और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप सोचिए, ग्लोबल इकोनॉमी में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी, अकेले एक देश की हिस्सेदारी 33% की थी। लेकिन इसके बाद यह लगातार कम होती चली गई और औरंगजेब के शासनकाल में यह घटकर 25% रह गई थी और यह पहले से कम थी। और एक तथ्य यह भी है कि जब वर्ष 1658 में औरंगजेब का शासन आया, तब भारत पहले से ही काफी समृद्ध था, भारत पहले से ही काफी अमीर देश था और औरंगजेब इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को और लूटना चाहता था और उसने हिंदुओं पर जजिया टैक्स भी लगाया, यानी पैसे की जो उसकी भूख थी वो तब भी मिट नहीं रही थी। इन सारी बातों को एक बार के लिए हम भूल भी जाएं तो भी इतिहास में यह बात हमेशा जीवित रहेगी कि औरंगजेब ने दिल्ली के सिंहासन के लिए अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था, अपने ही पिता को जेल में डाला, अपने ही भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करवाया। और अगर तब भी कुछ लोग औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं, उदार मानते हैं, दयालु मानते हैं, तो आप खुद तय कीजिए कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होगी। भारत में औरंगजेब के फैंस की और उसके फैन क्लब्स की आज भी कमी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में मोहम्मद की तरह औरंगजेब नाम भी बहुत लोकप्रिय है और महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा लोगों के नाम औरंगजेब हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी 17 लाख लोगों का नाम औरंगजेब के नाम पर रखा गया है और पाकिस्तान के वित्त मंत्री का नाम भी मोहम्मद औरंगजेब ही है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी औरंगजेब की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। और जैसा हमने आपको कहा, अगर इसी तरह औरंगजेब को लेकर यह प्रचार चलता रहा और इसी प्रकार से लोग मानते रहे और चुनावों में इसका फायदा कुछ पार्टियों को मिलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत की ही किताबों में औरंगजेब द ग्रेट लिखा जाने लगेगा और बच्चों के लिए वो औरंग अंकल बन जाएंगे। हाल ही के दिनों में बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों ने हमें ये लिखा
कि हम शेयर बाजार में गिरावट पर एक विश्लेषण करें। तो अब आप सबकी डिमांड पर हम आपको ये बताएंगे कि शेयर बाजार के गिरने के 5 बड़े कारण क्या हैं और इस समय उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनके पैसे शेयर बाजार में फंस चुके हैं। भारत के शेयर बाजार में आई गिरावट ने पिछले 29 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ष 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार पिछले 5 महीनों से शेयर बाजार लाल निशान पर है। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच निवेशकों को 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और यह पैसा पाकिस्तान जैसे 3 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। इनमें सेंसेक्स में 15% और निफ्टी में 16% की गिरावट आई है और यह बहुत बड़ी गिरावट है। जिन 4000 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनमें से कम 1,500 कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर्स की कीमतों में गिरावट आई है। जिन 528 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 8,700 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनमें से 412 कंपनियां कम से कम ऐसी हैं जिनके शेयर्स में लगातार गिरावट आ रही है। भारत के जो 3 बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनकी कंपनियां भी इस नुकसान में डुबकियां लगा रही हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 5,89,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेस को 1,75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 3,92,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में 61 लाख लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में अपने SIP अकाउंट्स को बंद करा दिया है। 61 लाख लोगों ने, सोचिए, 61 लाख लोगों के SIP अकाउंट्स बंद हो गए हैं। SIP को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जिसमें लोग कंपनियों के शेयर्स में हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। लेकिन इस गिरावट के बाद बहुत सारे लोग डर गए हैं और वो अपने SIP अकाउंट्स को धीरे धीरे बंद करवा रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत का शेयर बाजार लगातार डुबकियां लगा रहा है और इससे भारत के आम लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब रहे हैं। वर्ष 2018 में भारत के 22.5% निवेशकों की उम्र 30 वर्ष से कम थी, लेकिन वर्ष 2024 में इनकी संख्या 40% हो गई। सोचिए, पिछले साल 40% निवेशक ऐसे थे जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। इसका मतलब क्या है कि भारत के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के युवाओं ने यह सोचकर शेयर बाजार में पैसा लगाया कि एक दिन यह पैसा डबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन यह सारा पैसा बर्बाद हो गया या डूब गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने जिन कंपनियों के शेयर खरीदे, उन कंपनियों की आर्थिक सेहत के बारे में बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी ही नहीं थी। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स के वीडियो देखकर, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की पैसे डबल होने की कहानियां सुनकर, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में अपना पैसा शेयर बाजार में लगा देते हैं, जिसका अब उन्हें जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हम सब की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो शेयर बाजार को लॉटरी की तरह दिखता है और उसे लगता है कि शेयर बाजार में पैसा लगा दो और कुछ ही समय में यह पैसा बढ़ जाएगा। और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत सोच समझकर शेयर बाजार की पूरी जानकारी इकट्ठा करके तब अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जानकारी बहुत कम होती है और वो भी अपना पैसा लगा देते हैं। अब भी पिछले 5 महीनों में शेयर बाजार को जो 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी देश के आम लोगों की है। ये वो लोग हैं जो शेयर बाजार के एक्सपर्ट नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो अर्थशास्त्री नहीं हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं की है, जिन्हें बाजार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक सेहत कैसी है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो सिर्फ एक निवेशक हैं और छोटी मोटी जानकारी के आधार पर या किसी के कहने पर या कोई यूट्यूब पर देखकर या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के कहने पर शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं। वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1,81,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है और इनमें भी ज्यादातर लोग वो हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है। बड़ी स्क्रीन पर जरा आप देख लीजिए, ये आंकड़ा आज आपको भी हैरान करेगा।
लाख करोड़। इसका मतलब यह है कि जो लोग हर महीने लगभग 40,000 रुपए के आसपास कमाते हैं औसतन, वो लोग शेयर बाजार की ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं और इससे उन्हें कोई फायदा भी नहीं हो रहा। भारत में जो 40% युवा शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, उनमें 93% युवाओं को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है और यह नुकसान इन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास युवाओं को बर्बाद कर रहा है और उन्हें कर्जदार बना रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वे में भारत के 45% युवाओं ने कहा कि वो शेयर बाजार को निवेश के लिए अपनी पहली पसंद मानते हैं और इसका कारण यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि शेयर बाजार रातों रात उनकी किस्मत को बदल सकता है, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं। आज गूगल पर आप जानते हैं भारत के लोग नौकरियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर्च नहीं कर रहे, बल्कि भारत के लोग सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं? थोड़े दिन पहले तक सर्च कर रहे थे महाकुंभ और अब सर्च कर रहे हैं शेयर बाजार। पहले पूरा देश, करोड़ों लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन आज शेयर बाजार में जो पैसा डुबकी लगा रहा है, आज उसकी बात हो रही है और भारत की जनता गूगल पर यह सर्च कर रही है कि भारत का शेयर बाजार गिर क्यों रहा है और इसके बड़े कारण क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि यह शेयर बाजार क्यों गिरा। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कॉरपोरेट कंपनीज का अपना घाटा। पहले अनुमान था कि भारत की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज का मुनाफा बढ़ सकता है और वो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगी, जिसके कारण इन कंपनियों के शेयर्स में लोगों ने अच्छा खासा पैसा लगा दिया। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तिमाही में कॉरपोरेट कंपनीज का आर्थिक प्रदर्शन पिछले 5 वर्षों में सबसे खराब रहा, जिसके बाद से शेयर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया। दूसरा कारण, कॉरपोरेट कंपनीज के खराब प्रदर्शन के कारण विदेशी निवेशकों ने जो पैसा शेयर बाजार में लगा रखा था, वो पैसा विदेशी निवेशकों ने वापस निकालना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी संख्या में जो पैसा है ये देश के बाहर चला गया। पिछले 5 महीनों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और इस साल के शुरुआती 1.5 महीनों में ही 1 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने बाजार से वापस निकाल लिए, जिससे शेयर बाजार को बहुत नुकसान हुआ। तीसरा कारण, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन आर्थिक नीतियों में बदलाव किया है और टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है, उससे विदेशी निवेशक बहुत प्रभावित हुए और अब वो भारत की जगह अमेरिका में ही निवेश कर रहे हैं और इससे भारत का शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। चौथा कारण, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, उसकी वजह से शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न कम हुआ और इससे भी लोगों ने अपना पैसा वापस निकाल लिया। और इस गिरावट का आखिरी कारण है चीन। चीन की सरकार ने अपने स्टॉक मार्केट को मजबूती देने के लिए इसमें 10 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं और चीन की एक कंपनी ने डीप सीक एआई को भी लॉन्च किया, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा चीन की अर्थव्यवस्था में फिर से बढ़ गया और इससे चीन के शेयर बाजार में तेजी आ गई और भारत के शेयर बाजार की चुनौतियां इसके बाद बढ़ गई। इस समय हमारे देश में उस मुद्दे पर बहुत राजनीति हो रही है, लेकिन सच यह है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। इसे बीजेपी और कांग्रेस से जोड़ना सही नहीं होगा। आपको याद दिला दूं कि यूपीए की सरकार के दौरान भी वर्ष 2008 की मंदी में सेंसेक्स 38% गिर गया था, 38%, और वर्ष 2011 में 10% गिरा था सेंसेक्स और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। यहां बहुत सारे लोगों को यह समझना होगा कि अगर आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपके ऑफिस में आपको कोई यह कहता है कि आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर रातों रात अमीर बन सकते हैं, पैसा दुगना कर सकते हैं, और उन्होंने कई लोगों को अमीर बनते हुए ऐसे देखा भी है और उनकी कहानियां सुनी हैं, तो आप इस पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। ऐसी कहानियों को थोड़े दिन के लिए सुनना बंद कर दीजिए, ना सुनिए और ना उन पर विश्वास कीजिए। भारत के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवारों के पास ज्यादा पैसा वैसे भी नहीं होता और इसलिए आप कहीं भी निवेश करने से पहले अच्छी तरह से यह पड़ताल करें और अपना पैसा बहुत ही सोच समझ कर लगाएं और शेयर बाजार में यह लॉटरी बिल्कुल न खेलें। अब आप ये देखिए कि जिन लोगों के शेयर बाजार में पैसे फंस चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अब तो पैसे फंस गए, किसी ना किसी कारण से आपने पैसा लगा दिया। अब
क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप पैनिक बटन दबाएंगे, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आप शेयर बाजार में अपने नुकसान की रिकवरी नहीं कर पाएंगे और इससे पहले ही आप पैसा निकाल लेंगे। और जो पैसा भी आप निकालेंगे वो पैसा और भी ज्यादा नुकसान के साथ निकालेंगे। इसलिए आपको पैनिक बटन नहीं दबाना है, घबराना नहीं है। आपको यह सोचना है कि शेयर बाजार समुद्र की लहरों के समान होता है, जो किनारों को छूकर वापस जरूर लौटती हैं, और इसीलिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद यही मार्केट रिकवर करेगी और आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और अभी घबरा कर अपना पैसा आपको निकालना नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका। चुपचाप कुछ समय तक शांत होकर बैठिए, इस पैसे को अभी निकालिए मत। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी अकाउंट्स को बंद न करवाएं। जो लोग एसआईपी में हर महीने निवेश करते हैं, उन्हें यह बात याद रखनी है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सही समय तभी होता है जब कंपनियों के शेयर्स की कीमतें कम होती हैं, और जब आप कम कीमत पर इन शेयर्स को खरीदते हैं तो भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होता है। इसलिए जो एसआईपी में निवेश करते हैं वो इस निवेश को रोके नहीं, और एसआईपी में निवेश ये जो समय है ये और भी ज्यादा बढ़ाने का है। तो बड़ी बात यह है कि जब मार्केट डाउन चल रहा होता है, ये समय खरीदने का होता है, बेचने का नहीं। इसलिए अभी बेचिए मत, खरीदने के बारे में सोचिए। और अगर खरीद नहीं रहे हैं और आपका पैसा भी लगा हुआ है तो कम से कम अभी इसे निकालिए मत, इंतजार कीजिए। समुद्र की जो लहर अभी डाउन चल रही है ये वापस ऊपर भी जरूर आएगी। और आखिरी सलाह आपको यह है कि यूट्यूबर्स और बाकी के जो एक्सपर्ट आजकल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं उनसे सावधान रहें। ऐसे लोग जो आपको शेयर बाजार से अपना पैसा निकालने की सलाह देते हैं या कोई भी गलत सलाह आपको दे रहे हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। गलत सलाह लेकर गलत फैसला बिल्कुल मत लीजिए। अब हम विश्व मोटापा दिवस के अवसर पर मोटू, गोलू मोलू, गप्पू, लड्डू या टेडी बेयर के नाम से पुकारे जाने वाले उन तमाम लोगों पर एक विश्लेषण करेंगे जिनके मोटापे का मजाक हमारे समाज में हर रोज उड़ाया जाता है। मोटापा बचपन में लोगों को क्यूट लगता है। लोग कहते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं ये बेबी फैट है, ये बच्चा कितना क्यूट लगता है। जब वही बच्चा युवा होता है और उतना ही मोटा रहता है तो युवा होने पर मोटापा शर्मिंदगी की वजह बन जाता है और उम्र बढ़ने पर यह बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। वर्ष 2015 से ही इस दिन मोटापे के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, यानी आज के दिन। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक हुए हैं? क्या लोग ये मानते हैं कि मोटापा एक बीमारी है? इसलिए पहली बात तो आज आपसे ये कहना चाहते हैं कि मोटापा एक बीमारी है। अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई व्यक्ति है जिसका वजन ज्यादा है तो उसे एक मरीज के रूप में देखिए। वो मरीज है, उसे इलाज की आवश्यकता है। लैंसेट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की 1/3 आबादी मोटापे का शिकार हो जाएगी, यानी करीब 45 करोड़ मोटे लोग भारत में होंगे और इसमें हर उम्र के लोग होंगे। हमारे देश में 45 करोड़ लोग ऐसे आ जाएंगे जिन्हें आप गोलू मोलू, लड्डू या गप्पू कह पाएंगे। माता पिता भी अपने मोटे बच्चों के नाम गोलू मोलू, लड्डू या गप्पू कई बार रख देते हैं। मोटे बच्चों के ये नाम माँ बाप को बड़े प्यारे लगते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को भी बड़े प्यारे लगते हैं और वो अपने बच्चे के मोटापे को प्यार से बेबी फैट कहते हैं। ऐसे बच्चे बड़े क्यूट माने जाते हैं। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा होकर समाज में जाता है तो उसका मोटापा उसकी शर्मिंदगी की वजह बन जाता है और उसकी बॉडी शेमिंग शुरू हो जाती है। यहां से आपका जो अपने ऊपर विश्वास है वो टूटने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम होने लगता है। आजकल तो लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से जरूर कहते हैं कि अरे आप तो पहले से बड़े मोटे हो गए हो, आपका वजन बहुत बढ़ गया है, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि पहले से वजन बहुत कम कर लिया है, बड़े फिट लग रहे हैं। आपने भी देखा होगा जब आप किसी को मिलते हैं तो पहली बात यही होती है कि वजन बढ़ गया है किसी का या वजन कम हो गया है। जब किसी को पतला कहा जाता है कि आपका वजन कम हो गया है तो वो इसे एक तारीफ की तरह लेता है, खुश होता है और कहता है थैंक यू। और जब किसी को यह कहा जाता है कि अरे आपका वजन तो बहुत बढ़ गया है
तो वो थोड़ा सकपका जाता है और थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करता है और फिर बताने की कोशिश करता है कि असल में उसके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से वजन बढ़ गया, अब वो इसे ठीक कर लेगा। मोटापा हमारे देश की इतनी बड़ी समस्या है कि मोटे लोगों को इन तानों की वजह से रात में नींद नहीं आती और उन्हें समझ नहीं आता कि वजन कम कैसे किया जाए। हमारे देश में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं आजकल लोगों की, एक रात में नींद नहीं आती और दूसरा लोग दिन रात ये सोचते रहते हैं कि वजन कम ही नहीं होता, वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग आजकल लोगों से यही पूछते रहते हैं कि वजन कैसे कम करें। मोटे लोग अक्सर ये बताते हुए मिल जाते हैं कि वो वजन कम करने के लिए जिम जा रहे हैं या हेल्दी फूड खा रहे हैं या डाइटिंग कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो शर्मिंदगी से बचने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन क्या सच में हमारे देश में मोटापा कम हो रहा है? लैंसेट की इस रिपोर्ट के अनुसार मोटापा भारत के लिए बाकी देशों की तुलना में ज्यादा बड़ा खतरा है और यह खतरा देश के युवाओं को सबसे ज्यादा है। वर्ष 1990 में भारत की 12% वयस्क महिलाएं और 8% वयस्क पुरुष मोटे थे, लेकिन 2050 तक भारत की 25% महिलाएं और 20% पुरुष मोटापे का शिकार हो जाएंगे और यह आंकड़ा अगले 25 वर्षों में लगभग 2.5 गुना बढ़ जाएगा। 2050 तक, यानी आप ये समझ लीजिए अगले 25 साल में स्थिति ये हो जाएगी कि भारत में 21 करोड़ 80 लाख पुरुष और 23 करोड़ 10 लाख महिलाएं मोटापे का शिकार होंगे। देश की करीब 1/3 आबादी का पेट बाहर निकल चुका होगा, कमर बहुत चौड़ी हो चुकी होगी। और आगे बढ़ने से पहले आपको हम एक खुशखबरी दे दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की टीम पहुंच गई है और सेमीफाइनल में अब से थोड़ी देर पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंचा है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया से अपना बड़ा पुराना बदला चुका लिया है। आपको याद होगा जब अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था, उस वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सपने को तोड़ दिया था और भारत ये फाइनल हार गया था। पूरा देश निराश हो गया था, लेकिन आज भारत ने अपने उस बदले को पूरा कर लिया है और 4 विकेट से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ने शानदार 84 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 45 रन बनाए। विराट कोहली इस टूर्नामेंट में बिल्कुल सही वक्त पर फॉर्म में आ गए हैं और आज के मैच में विराट कोहली की बहुत आवश्यकता थी और विराट कोहली ने आज निराश नहीं किया और उन्होंने शानदार 84 रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या ने भी 28 रन बनाए हैं और इस प्रकार से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंच गया है। और अब हम सीधे आपको लेकर चलते हैं दुबई, जहां हमारे सहयोगी विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं और वो आपको आज बताएंगे इस खुशखबरी के बारे में। तो विक्रांत, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज भारत ने अपना पुराना बदला चुका लिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम से। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज का मैच क्या सबसे बड़े कारण रहे कि भारत ने इस मैच को लगभग 2 ओवर पहले ही जीत लिया। 2 ओवर पहले, और सुधीर मुझे लगता है कि शायद भारत की ना 2 विकेटें ज्यादा गिर गई। तो कहते हैं ना वो एक्साइटमेंट वाली बात हो गई एंड में, बिकॉज ये बड़ी मेथोडिकल जीत थी, बड़ी क्लिनिकल जीत थी। मतलब जो चेज था, हम तो कह रहे थे ना 265 है यार, वो तो जाल बिछा हुआ है, कंडीशंस ऐसी हैं, पर आई थिंक 2 विकेटें गिरने के बावजूद जो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप हुई, वहां पर ना उन्होंने रिस्क फ्री क्रिकेट खेली। मतलब विराट इज बैक एट हिज बेस्ट, बैक टू हिज बेस्ट। मतलब आप विराट कोहली को कई साल पहले ये सब करते देखते थे। वनडे क्रिकेट में उनका ये जो जादू है वो खत्म नहीं हुआ। जहां आपने कहा कि भारत ने बदला लिया 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का, मैं सुधीर इसमें थोड़ा सा आपको कहूंगा अभी रुक जाइए। अगर इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा, संडे को जीतना चाहिए,
फिर मैं कहूंगा चलो ठीक है यार, वो जो एक चोट लगी थी दिल को, वो थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं उस पर बाम लगा, लेकिन ये बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी, 4 मैच लगातार जीती इंडिया। और अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, गेंदबाज आपके हीरो हैं, क्यों? क्योंकि इन कंडीशंस में गेंदबाजों को मदद मिलती है। स्पिनर्स का इस्तेमाल किया रोहित शर्मा ने। आप देखें मोहम्मद शमी, एक इस तरह की पिच पे आज भी उन्होंने 3 विकेटें ली, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जब 198 4 आउट 36.3 ओवर पे था, हमें 300 से आस स्कोर दिख रही थी, लेकिन 265 पे रोका, क्योंकि इंडिया ने लास्ट 10 ओवर में कम बैक किया। इसी इंडिया ने न्यूजीलैंड को इसी तरह से हराया था। सो मुझे लगता है कि इंडिया को जब हमेशा ये कहते हैं कि बैटिंग बड़ी जबरदस्त है, चेस बड़ी जबरदस्त करते हैं, आज ये जीत भारत के स्पिनर्स ने दिलाई, और फिर कामयाबी लिखकर आए भारत के बल्लेबाज। जी, और हमारे साथ कपिल देव भी हैं, अपने दर्शकों को हम बता दें, जो कि 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, बहुत आइकॉनिक प्लेयर हैं, उस समय टीम के कप्तान थे। कपिल जी, आज की जो जीत है, बहुत बार लोग कह रहे थे कि रोहित शर्मा की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग ये भी बड़े निशाने पर आ गए थे, लेकिन आज की ये जो जीत है, ये क्या कहती है? आई थिंक बड़ी कैलकुलेटिव क्रिकेट खेली है इंडियन टीम ने। जो आप गौतम गंभीर की बात करें या रोहित की, वो इस समय इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है किस तरह इन्होंने मैच जीता, और जीत बड़ी मज़ेदार होती है। थोड़े से अजीब से पॉइंट भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। विराट कोहली को ऐसे आउट होते नहीं देखा। इस जगह विराट कोहली आउट होते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो मैच फिनिश करके आते हैं। और उससे ज़्यादा बुरा लगा हार्दिक पांड्या। कोई ज़रूरत नहीं है, धोनी से सीखना चाहिए कि अगर आपको 12 रन बनाने हैं और 18 गेंदें हैं या 10 रन बनाने हैं, 12 गेंदें आप एक एक करके बनाएं, और कभी किसी को मौका ना दे। अपना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप जीत के बाहर आते हैं। यही अगर हार्दिक पांड्या जीत के बाहर आ रहे होते तो और भी मेरे को मज़ा आता। ये 2 नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद पॉजिटिव देखा जाए तो हर जगह पॉजिटिव है। कि सोचा था एक टाइम, जैसे विक्रांत कह रहा था कि ऑलमोस्ट 300 रन की भी हम सोच रहे थे, या 290 के करीब वापसी की। स्पिनर ने गेंदबाजी अच्छी की, पूरी टीम एकजुट बन के खेले। ये मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी जीत थी। और पूरी टीम को आउट करना 50 ओवर से पहले, ये कॉन्फिडेंस से ड्रेसिंग रूम में आप जाते हैं। और उसके बाद जब बैटिंग आई तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट खेले। हाँ, हमारे दोनों, शायद रोहित भी थोड़ा जल्दी कर गए, लेकिन उनकी मैं गलती इतनी नहीं मानता, क्योंकि उनका खेलने का तरीका ये बन चुका है कि मेरे को अटैक ही करना है। शुभमन गिल का थोड़ा दुख हुआ। श्रेयस अय्यर को इतना अच्छा क्रिकेट खेले हैं, और अक्षर पटेल, मिला जुला के इन दोनों प्लेयरों का जो नाम आगे नहीं आ रहा, ये बैकबोन बने टीम की। आप विराट कोहली से एक्सपेक्ट करते हैं, आप रोहित से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब आपके पास अक्षर पटेल नंबर 5 आता है या श्रेयस अय्यर आके आराम से पेस करते हैं टीम को, और पेस करने का मतलब जिस तरह स्लो से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कैलकुलेशन दिमाग में चल रही है, उस चीज़ की तारीफ आज होनी चाहिए। जी, कपिल जी और विक्रांत, आप दोनों से मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो मैच था उसमें बड़े एंक्शियस मोमेंट्स थे। ऐसा नहीं था कि शुरू से ये लग रहा था कि भारत बड़ा अच्छा खेल रहा है। बीच बीच में ऐसे मौके आए जब ऐसा लग रहा था कि भारत संघर्ष कर रहा है या ये मैच जा भी सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि असल में और अच्छे से अगर भारतीय टीम खेली होती तो ये जीत और ज्यादा आसान और स्मूथ हो सकती थी। मैं ये कहना चाहता हूं, इससे आसान जीतना नहीं चाहते थे। सॉरी विक्रांत, इससे आसान मैच जीतना नहीं चाहते। थोड़ा संघर्ष करके जीतो, टीम का टेम्परामेंट बेटर होता है। यही 2 विकेट से अगर आप 40 ओवर में मैच जीत जाते तो फिर आपको फाइनल खेलने के लिए और कहीं प्रॉब्लम या संघर्ष होता है। तो जब टीम संघर्ष करके जीतती है तो वो बड़ी टीम बनती है। सॉरी विक्रांत। सॉरी पाजी, मैं सेम वही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पाजी 2 विकेटें ज्यादा गिर गई। शायद क्या होता है ना, क्रिकेट का पता नहीं चलता। आप कहते हैं 4 रन रह गए और कभी कभी 4 रन में 4 विकेट गिरते। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि सारी गेम इंडिया ने उस इंटेंसिटी से खेली और लास्ट में शायद ना वो थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन पाजी जबरदस्त जीत है ये। जबरदस्त जीत इसलिए बिकॉज अब इन कंडीशंस में देखिए ना, आपने परसों न्यूजीलैंड को हराया था, आज एक दिन के गैप में सेमीफाइनल में इंडिया जीता है। और कहीं ना कहीं ये मानना होगा जो दूसरा सेमीफाइनल का लाहौर में होगा,
पाजी वो न्यूजीलैंड हो, वो साउथ अफ्रीका हो, जब वो यहां पर संडे मैच खेलने आएंगे, दुनिया जानती है कि इस इंडियन टीम को इस वक्त इन कंडीशंस में हराना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आपके बॉलर्स, आपके स्पिनर्स, मोहम्मद शामी, उसके बाद जो श्रेयस अय्यर, विराट कोहली जिस फॉर्म में है। जी अभी सफर बहुत लंबा है। ये कहना बड़ा आसान लग रहा है कि टीम अच्छी खेली, लेकिन फाइनल होता है। ये अच्छा लगा कि यहीं पे खेल रहे हैं, एडवांटेज मिला, पर वो टूर्नामेंट से पहले ही पता था सबको। बहुत सारे लोग पुराने क्रिकेटर ये कह रहे हैं नहीं इंडिया को ये एडवांटेज है कि सिर्फ यूएई में खेल रहे हैं, है तो है, किसी ने ये नहीं, वो टूर्नामेंट से पहले ही सबको मालूम था। लेकिन अब यहाँ पर रियल सीरियस मैच शुरू होने वाला है। जब फाइनल आएगा, कोई भी टीम आए, उनको हल्के से नहीं लेना। जी कपिल जी, आप ये मानेंगे कि ये जो टूर्नामेंट है ये विराट कोहली की वापसी के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा, और विराट कोहली ने बिल्कुल सही समय पर वापसी की है? जी विराट कोहली को कोई वापसी आने की ज़रूरत नहीं है। जितना वो बड़ा प्लेयर है, उसने अपना परफॉर्मेंस, उसने अपनी एबिलिटी बता दी है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं, जो पब्लिक है, जो मानती है कि हाँ उम्र उनके साथ नहीं है। एक यही अगर विराट कोहली फेल हो जाते अपनी 22 साल की उम्र में, सब लोग कहते कि वापस आते हैं। जब आप 35 साल से बढ़कर हो जाते हो तो थोड़ा बहुत डाउट आ जाता है। डाउट ये बड़ा एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन आ जाता है डाउट लोगों के कि शायद टाइम हो गया। लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि विराट कोहली आज भी सबसे ज़्यादा फिट है, सबसे ज़्यादा एनर्जी उनकी नज़र आती है, खेलने का तरीका उनका बहुत बेहतर है, मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये कहेंगे कि उन्होंने वापसी नहीं की, वो यहीं रहने के लिए हैं, और जब तक वो खेलना चाहे खेल सकते हैं। और शायद जब वो जाना चाहेंगे, उनको खुद पता होगा कब छोड़नी है क्रिकेट। विक्रांत, आपको ऐसा लगता है कि ये जो टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छे रन किए हैं, इससे उनका जो करियर है, क्योंकि इस उम्र में जो खिलाड़ी का करियर होता है उसे बार बार जीवन दान लेने पड़ते हैं, थोड़ा उनको आवाज नहीं आ रही, मैं आपसे चर्चा करता हूं। जी कपिल जी, इस उम्र में जब खिलाड़ी अपने करियर को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है, कभी 6 महीने का एक्सटेंशन देता है, फिर और कुछ 4-6 महीने का एक्सटेंशन देता है, आपको ऐसा लगता है कि विराट कोहली के करियर को भी इसके बाद एक और अच्छा एक्सटेंशन मिला है? और होना चाहिए। देखिए सबसे है कि अगर इनके 7 या 8 शतक और होते तो फिर जोश बन जाता है। अभी पूरे 100 शतक करने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन इस तरह की क्रिकेट खेलनी होगी। कोई भी सीरीज ऐसी ना जाए विराट कोहली की जिसमें वो शतक ना बनाए। तो हम कह सकते हैं कि जब एक टारगेट बनाता है प्लेयर, जिसने सब कुछ अचीव कर लिया है, उसके बाद उसको सिर्फ टारगेट नजर आता है, तो विराट कोहली के लिए अभी टारगेट शायद ये कह सकते हैं 19 शतक काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये नहीं कि वो नहीं कर सकते, उनकी फिटनेस, उनकी एबिलिटी अभी भी है। सिर्फ एक जंप चाहिए, एक ऐसा सीजन चाहिए जिसमें 4-5 शतक जल्दी से कर दे, तो फिर प्लेयर की जो सोच होती है कि मेरे को और फिट रहना है, मेरे को 100 शतक बनाने हैं, एक अपने आप से चैलेंज हो जाती है। जी कपिल जी, फाइनल में भारत पहुंच चुका है। इस टीम को आप फाइनल के लिए कितना अच्छा मानते हैं कि ये एकदम तैयार है फाइनल जीतने के लिए? 51%, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। कहने का इमोशनल होना है तो आप 70% कह सकते हैं, क्योंकि ये टीम बेहतर खेल रही है, ये एज है उनके पास। ये नहीं कि हम लोगों का दिमाग में ये डाल दें कि नहीं अब तो जीत ही गए चैंपियंस ट्रॉफी। ऐसे ही वर्ल्ड कप में हुआ था जब हम एक मैच भी नहीं हारे थे और आखिर में ऑस्ट्रेलिया से हम अहमदाबाद में हार गए। तो मैं अभी भी कहूँगा कि वनडे क्रिकेट है, कोई मालूम नहीं, उस दिन का इंतज़ार करो, उस दिन टीम किस तरह खेलती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज अभी तक इंडियन टीम की तारीफ होगी जिस तरह उन्होंने ये क्रिकेट खेली है, आज का मैच खेला। जी, आपने कहा कि इस टीम का 51% आप सक्सेस रेट आप मानते हैं परसेंटेज। आप जब लीड कर रहे थे 1983 में, आपकी टीम को आप कितना परसेंट नंबर देते उस फाइनल मैच से पहले? खिलाड़ी होने के नाते 100%। और ये सब खिलाड़ियों ने सोचना है। मेरा आज खेल नहीं रहा, मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। जो खिलाड़ी है उनको ये सोचना चाहिए हम 100% जीतेंगे। ये सोच सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी विक्रांत, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस?
जी 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 जी, मैं आप पाजी को सुन रहा था। देखिए फिर वही बात है कि एक्चुअली वही मतलब वो इंडियन कप्तान वर्सेस इंडियन फैन, मतलब उनको मालूम है कि आज हम जितनी मर्जी परसेंटेज दे दें, आज हम ये कह दें कि 500% इंडिया जीतेगा, पर वो तो जब संडे को 1 बजे दोपहर को यहाँ पे मैच शुरू होगा तो ही पता चलेगा। बट आई थिंक फेयर पॉइंट, पाजी ने अगर 51 कहा है विच मींस के अंदर से वो जानते हैं कि इंडिया को एडवांटेज है। लेकिन कल अब न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच भी देखना होगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सुधीर सबको इंडिया ने हराया है। न्यूजीलैंड को भी एक बार हरा दिया। साउथ अफ्रीका वही टीम है जो अब आई है, जिसको अभी तक इंडिया खेला नहीं है। बट एक बात साफ है कि इन कंडीशंस में एक्चुअली इंडिया को एडवांटेज है। अब बैटिंग देखिए, अच्छा आज विकेट थोड़ी बेहतर थी, ये शायद ये 265 वाली विकेट नहीं थी, ये शायद 290 वाली विकेट ही थी, 285 वाली विकेट थी। बड़ा मेथोडिकल रन चेज हुआ, लेकिन एक चीज जो फिक्र है, आज तो हम सेलिब्रेट करेंगे जो विराट ने या श्रेयस ने या केएल राहुल ने बैटिंग की, बट एक फिक्र जरूर रहेगी कि जो सलामी बल्लेबाज हैं दोनों, शुभमन गिल भी, रोहित शर्मा भी, 2 मैच हो गए उनके रन्स नहीं आ रहे। और हर बार क्या होगा, अगर आप नई गेंद पर 25 2 आउट या 30 2 आउट होते रहेंगे और रिकवरी थोड़ी सी ना मुश्किल हो जाती है हर मैच में। जी विक्रांत, अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए कि फाइनल में भारत के लिए खेलने के लिए कौन सी टीम को आप चुनेंगे, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? मैंने सेमीफाइनल चुनी थी सुधीर भाई, अगर आप याद करें तो मैं प्रे कर रहा था कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में ना मिले, मैं प्रे कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में मिले, बिकॉज आई न्यू ऑस्ट्रेलिया के पास इन कंडीशंस के लिए शायद वो बॉलिंग नहीं थी। वो हो गया। न्यूजीलैंड को इंडिया हरा चुका है, बट लेट मी टेल यू, न्यूजीलैंड का वो पहला मैच था यहाँ पे। अगर न्यूजीलैंड आता है फाइनल में, वो बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे, उनके पास है सब कुछ। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका मिल जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका है ना, वो फाइनल तक अच्छा खेल लेते हैं। फाइनल फिर हमारे से अभी हारे भी थे, और दुनिया जानती है कि उनको वो दिक्कत आती है जो कई साल इंडिया को आई, मतलब फाइनल में आप आते हैं तो उनके हाथ पैर भी फूल जाते हैं। सो शायद परहैप्स। जी कपिल जी, आज रोहित शर्मा की कप्तानी आपको कैसी लगी? क्योंकि शुरू में यह कहा जा रहा था कि जब भारत फील्डिंग कर रही थी टीम, तो उन्होंने बहुत जल्दी अपने सारे पत्ते खोल दिए थे, एक के बाद एक उन्होंने सारे बॉलर्स को जल्दी जल्दी सब ट्राई किया था। तो इतने पत्ते जल्दी से खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? आज उनकी कैप्टेंसी पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बेहतर है। देखो, जब आखिर में विक्रांत वहाँ पर है और वो कह रहा है कि 290 की विकेट है, और वहाँ पर आप 260 पे आउट कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कैप्टन ने एक अच्छी जॉब की। हाँ, क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत पॉइंट मिलते हैं, लेकिन जीतने के बाद हमें ज़्यादा क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए। क्लिनिकल बातें ज़रूर होनी चाहिए। जब से T20 आई है, किसी भी गेंदबाज को शायद 6 ओवर या 5 ओवर 7 ओवर इकट्ठे आज के ज़माने में नहीं दिए जाते। 2 ओवर देते हैं, 3 ओवर देते हैं, इसलिए कि बैट्समैन का जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए कि अभी कोई और शायद गेंदबाज आ गया। ये आज के कप्तान की सोच है और कोई गलत नहीं है। जी, भारतीय टीम जब भी मैच जीतती है क्रिकेट में तो एक उत्सव की तरह होता है, और अब इस समय पूरे देश में ये उत्सव चल रहा है, त्योहार की तरह इस जीत को मनाया जा रहा है। थोड़े हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले कानपुर, और वहां पर सिमर चावला हैं हमारे संवाददाता, वो आपको बताएंगे कि कानपुर में इस समय ये त्योहार जीत का कैसे मन रहा है। सिमर। सुधीर जी, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर में, और जो माहौल है लग रहा है कि इंडिया ने फाइनल जीत लिया। पीछे अगर आप देखेंगे तो कानपुर की सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा होता है। क्या मंजर है यहाँ पर, देखिए मिठाई बिकना चालू हो गई है, पेड़े जो है वो एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तिरंगे हैं। अभी फिलहाल जो है वो फुलझड़ियां और पटाखे छुड़ा के जो है फिलहाल जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जो लोग हैं नाच रहे हैं, पीछे गाने चल रहे हैं, बात भी करेंगे। अगर ये लोग रुकते हैं, जश्न में आप लोग पूरी तरीके से डूबे हैं माना। ये बताइए कैसा लग रहा है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। आज एक ट्रेमेंडस जीत हुई इंडिया की। एक समय ऐसा लग रहा था, लेकिन कोहली ने आके सारे मैच का दावेदार अपने कंधे में ले लिया और इंडिया को पार करा दिया। हम लोग बहुत खुश हैं, आज हमने एक फाइनल जीता है। फाइनल जीती आप लोगों ने। ये बताइए, ट्रेविस हेड का विकेट आज लिया, आपको लगता है उसकी वजह से जीते? नहीं, उसकी वजह से एक मेन था स्टीव स्मिथ का विकेट, उसकी वजह से इंडिया का टर्निंग पॉइंट रहा वो मैच का। अब रोको नहीं, ठोको।
क्या लगता है फाइनल में कौन जीतेगा? इंडिया। क्या चाहते हैं, कौन सी टीम फाइनल में है, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका? न्यूजीलैंड दोनों को मारेंगे, क्योंकि पहले मारा था उसको साउथ अफ्रीका को, अभी मारा न्यूजीलैंड को, दोनों में जो आएगा उसको मारेंगे। दोनों में से जो आएगा उसको मारेंगे। एक बार चीयर कर दीजिए टीम इंडिया के लिए। इंडिया चीयर करिए टीम इंडिया के लिए एक बार। चलिए, कानपुर वालों को हमने बहुत टाइम दे दिया, अब लखनऊ वाले वेट कर रहे हैं हमारा। आशीष श्रीवास्तव इस समय लखनऊ में है और अब हम चलते हैं जरा लखनऊ के क्रिकेट फैंस के पास। आशीष, ये आपका और लखनऊ के फैंस का समय है। देखिए सुधीर, लखनऊ नवाबों का शहर और यहाँ पर सेलिब्रेशन स्टार्ट है। लोग रातों में अपने घर से निकल आए हैं। देखिए यहाँ पर इंडिया के नारे लग रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही इंडिया जीती है वैसे वहां से इंडिया नजारे आप देखिए इंडिया के हैं। यहाँ पर महिलाएं पुरुष सब अपने घरों से निकल कर आ गए हैं। देखिए आप किस तरीके से कितना भारत माता की कोले 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 कोले। उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत हो जाएगी इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल जी बिल्कुल जीतना ही था हमें, जीतना ही था। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं भी आ गई हैं निकल के। ये बताइए, आप लोग को उम्मीद थी अब इंडिया जीत रही थी? ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बट ऐसे इंडिया बड़ी रेयर केसेस में ऑस्ट्रेलिया से जीता है, बट जीत गया, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और आप बताइए, आप में निकल आए? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई इंडिया जीती है। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। बच्चे को लेकर आप आ गई। देखिए सुधीर, यहाँ पर जो नजारा है, देखिए कितने सारे लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए हैं और सिर्फ इंडिया इंडिया कह रहे हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे जीत के लिए? बहुत बहुत खुशी। 2023 का जो बदला था वो हमने पूरा कर लिया है। 2023 का जो बदला था, इंडिया जीत के हम लोग बहुत खुश हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो इंडिया के लिए जो कह सकते हैं ये बैकअप है, वही जो इंतजार कर रहे थे। ये लखनऊ के लोग हैं, इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही जीतती है इंडिया बाहर निकलकर आ गए, चौराहों पर आ गए हैं। यहाँ पर ये हजरतगंज का चौराहा है और यहीं पर से सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है इन लोगों ने। यहाँ पर पहुंचकर जिस तरीके से माहौल बन रहा था, शुरुआत से लग रहा था जीतेगी, क्योंकि बिल्कुल जीतेगी, हमको लग ही रहा था। आशीष, आपका धन्यवाद। और इससे पहले कि अभी मैं साइन ऑफ करूं, मैं कपिल जी से एक सवाल और करना चाहूंगा। कपिल जी, फाइनल मैच को लेकर जब भारत खेलेगा, आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती है? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको चिंता में डालता है, जिसे लेकर आप वाकई में कंसर्न्ड हैं? जी, कोई ऐसा नहीं। जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, चिंतित होना नहीं चाहिए और यही सोच रखनी चाहिए, चाहे न्यूजीलैंड आए या साउथ अफ्रीका आए। अगर चैंपियन बनना है तो कोई टीम भी आए, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। चाहे दोनों टीमें मिलके खेले तो भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम इस समय इतनी बेहतरीन खेल रही है। जी, कपिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विक्रांत, अभी फिलहाल के लिए शुक्रिया।